नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। क्या हवा में है कोरोना? ये सवाल इसलिए कि दुनिया के 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों ने यही दावा कर दिया है। वैज्ञानिकों ने WHO के नाम एक खुला पत्र लिखा है और कहा है कि WHO कोरोना वायरस पर अपनी जो सिफारिशें हैं, जो सुझाव है, जो एडवाइजरी है, उसको बदले ताकि लोगों को एयरबोर्न इन्फेक्शन यानी हवा में वायरस की मौजूदगी से जो इन्फेक्शन हो सकता है उससे बचाया जा सके। अभी तक ये माना जाता रहा है और शीर्ष पर WHO ही है कि कोरोना वायरस किसी व्यक्ति के छींकने, खांसने या जोर लगाकर बोलने, गाना गाने जैसी चीज़ों में बड़े ड्रॉपलेट के साथ, जो मुंह से या नाक से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उसके साथ वायरस बाहर निकलता है और इसलिए वो हवा में नहीं टिकता, क्योंकि ड्रॉपलेट्स बड़े होते हैं, वो बैठ जाते हैं। लेकिन अब वैज्ञानिक ये दावा कर रहे हैं कि वायरस बड़े ड्रॉपलेट ही नहीं बल्कि सांस के साथ निकलने वाले नमी के महीन कणों के साथ भी बाहर आता है, हवा में टिक सकता है, तैर सकता है और इस तरीके से सांस के जरिए आपके शरीर में प्रवेश भी कर सकता है। ये बड़े खतरे की घंटी है। आज कंज्यूमर अड्डा में हम इसी पर बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ हैं सीनियर फिजिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर के अग्रवाल, ब्रीच कैंडी अस्पताल मुंबई के जनरल फिजिशियन डॉक्टर हेमंत ठक्कर और जनरल फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर एस चक्रवर्ती। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर के अग्रवाल, शुरुआत हम आपसे करना चाहेंगे। कितनी गंभीरता से लेना चाहिए इन 239 वैज्ञानिकों की जो बात है या जो उनका दावा है उसको? देखिए मनोज जी, ये डिबेट बहुत पहले से चल रही है, ये नई डिबेट नहीं है। अस्पताल में एयरबॉर्न है ये सबको पता है, इसलिए अस्पताल के अंदर हम कहते हैं कि अस्पताल के एटमॉस्फेयर में कॉन्टैक्ट टाइम 5 मिनट का है। आउटसाइड द हॉस्पिटल कॉन्टैक्ट टाइम इज 10 मिनट्स। अब पहले याद रखिए एयरबॉर्न का मतलब क्या है। एयरबॉर्न का मतलब है टीबी की तरह फैलना। टीबी एयरबॉर्न डिसीज है, मीजल्स एयरबॉर्न डिसीज है। उसी प्रकार से हमेशा डिस्कशन है कि ये फ्लू की तरह फैलता है या टीबी की तरह फैलता है। टीबी एयरबॉर्न का मतलब ये नहीं है कि ये पहुंच के हवा में उड़ के मेरे घर पहुंच जाएगा, मेरे घर के अंदर में ढूंढता हुआ मेरे पीछे पीछे आ जाएगा। दैट इज नॉट एयरबॉर्न। एयरबॉर्न का मतलब है कि मेरे मुंह से जो वायरसेस निकले वो थोड़ी देर के लिए हवा में तैरेंगे। टीबी के अंदर में कॉन्टैक्ट टाइम इज 8 आवर्स, वो भी एयरबॉर्न है। अगर मैं किसी पॉजिटिव पेशेंट से 8 घंटे मिलता हूं तब जाके टीबी होती है। सो एयरबॉर्न का मतलब सिर्फ इतना है, दोनों के अंदर में मास्क है, दोनों का ट्रीटमेंट मास्क है, टीबी का ट्रीटमेंट भी मास्क है, इसका ट्रीटमेंट भी मास्क है। मास्क दोनों को बचाएगा उसके अंदर में जो है। सो अगर मैं ठीक समझ रहा हूं तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि एयरबॉर्न का जो सवाल है, एयर में इसके टिकने का जो सवाल है, वो पहले से भी था, लेकिन आप ये कहना चाहते हैं कि कुछ समय तक ही हवा में टिकता है, तैरता है, उसके बाद ये वायरस बैठ जाता है? क्या मैं सही समझ रहा हूं? नहीं, ये वायरस डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये वायरस उड़ जाएगा या डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जैसे टीबी का वायरस, वही तो मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ। टीबी का वायरस घर घर में नहीं घुसता, आएगा मेरे मुंह से ही। इसका साइज, जैसे फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल के अंदर में एयरबॉर्न इन्फेक्शन हम सबको मालूम है कि एयरबॉर्न है, वो थोड़ी देर ज्यादा रहेगा, दैट्स ऑल। अभी हम कह रहे हैं कि ये वायरस जो है 10 मिनट के अंदर में या 3 मिनट में मर जाता है। अगर ये प्रूफ हो जाता है कि ये एयरबॉर्न है तो 20 मिनट, आधा घंटा, 3 घंटा लगेगा। लेकिन अल्टीमेटली अगर ये बोलेंगे कि हवा में रहेगा, हवा में उड़ता रहेगा, लोगों के पीछे पीछे जाएगा, हवाई जहाज पहुंच जाएगा, उड़ के 2nd फ्लोर पे आ जाएगा, 3rd फ्लोर पे आ जाएगा, ये सब गलत है। एयरबॉर्न का मतलब है जैसे टीबी की बीमारी है, जैसे मीजल्स की बीमारी है, उसे एयरबॉर्न बोलते हैं। फ्लू को हम ड्रॉपलेट बोलते हैं। तो टीबी के बारे में कभी आपने सुना है कि टीबी उड़ता हुआ आपके घर पहुंच जाएगा? पहुंचेगा तो आदमी से ही ना। अगर कोई मेरे सामने आप खड़े हैं तो कितने डिस्टेंस पे खड़े हैं वो इंपॉर्टेंट है। अभी हम कहते हैं कि 6 फीट के डिस्टेंस में, 6 फीट आपका पॉइंट क्लियर है डॉक्टर अग्रवाल, आपका पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। अब हम चलते हैं डॉक्टर ठक्कर के पास। डॉक्टर ठक्कर, ये जो 239 जो वैज्ञानिक है 32 देशों से जुड़े हुए, अपने रिसर्च के आधार पर दावा किया है, जर्नल में ये लोग पब्लिश भी करने वाले हैं, WHO को लिखा है, कितनी गंभीरता इसको देनी चाहिए, इसका क्या मतलब है? देखिए, एयरबॉर्न इफ यू अंडरस्टैंड, आप कंपेयर करिए फूड बॉर्न। जैसे कॉलेरा
एक फूड बॉर्न है, वाटर बॉर्न है, तो इसको एयर बॉर्न, जैसे हमारे डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि ये वायरस रहता है फेफड़ों में, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में रहता है। जब आदमी खांसी करके या छींक करके उसको एक पैसेज देता है हवा में उड़ने का, तो वो हवा का उड़ाव शायद 15-20 मिनट तक हो सकता है उसके आजू बाजू। उसका मतलब ये नहीं हो सकता है कि वायरस वो पार्टिकल्स में बैठ के यहाँ वहाँ उड़ के और कहीं घुस जाएगा, बट उसके एक सरकमफरेंस में, डिपेंडिंग के कितनी जोर से वो छींका है, वो वायरस घूम सकता है और फिर अपने आप सेटल हो जाएगा। अगर आप लाइटली पूछो तो कोरोना वायरस की बात तो हवा में ही है। आज एक है, कल दूसरी है, परसों तीसरी है, तो सब लोग अपनी अपनी थियरी लगाते हैं और बात हवा में चलती है। मगर एक बात जरूर है कि ये एयरबॉर्न है, क्योंकि वेंटिलेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम से जहां वो रहता है एपिथेलियम एंडोथेलियम में, वहां से छींकने पे या खांसने पे बाहर आता है। सामने कोई पेशेंट हो, सामने कोई दूसरा आदमी हो, फौरन वो इनहेल करेगा तो उसको पहुंच सकता है। अगर उसके आजू बाजू आप आके वहां 15 मिनट खड़े रहें तो वो वायरस आपको एंट्री कर सकता है। जैसे डॉक्टर अग्रवाल ने कहा, कांटेक्ट टाइम शुड बी 15 मिनट्स, कम से कम वो कांटेक्ट होना चाहिए एयरबॉर्न के लिए। हाँ, हॉस्पिटल में कई पेशेंट होते हैं, इसके लिए कंसंट्रेशन ऑफ एयरबॉर्न ज़्यादा होता है, तो वहाँ 5 to 7 मिनट्स ठीक है। मगर ये सब थियरीज है, ये वायरस अभी 1 साल का भी नहीं है और ये वायरस के लिए रोज नई नई थियरी आती है। सफाई से इतना जो जानना ज़रूरी है कि हमें मास्क पहनना है, हमें डिस्टेंस रखना है जी, वो हर हाल में रखना है। एक बार डॉक्टर चक्रवर्ती से भी इस चीज पे नजरिया ले लेते हैं, क्योंकि बेसिक बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आप समझ ले एयरबॉर्न क्या है और खास करके इस वायरस के बारे में जो वैज्ञानिक कह रहे हैं उस एयरबॉर्न का मतलब क्या है। तो डॉक्टर चक्रवर्ती, क्या इसका मतलब ये है कि पहले जैसे ये वायरस छींकने से या बोलने से या जोर से बोलने से, गाना गाने से ड्रॉपलेट्स के साथ बाहर आ रहा था, अब जो नई बात करी उसमें भी इसी तरीके से आ रहा है? ऐसा नहीं है कि मैं सांस ले रहा हूं और सांस छोड़ रहा हूं तो मेरी सांस से ये वायरस निकल रहा है और सामने वाला कोई स्वस्थ व्यक्ति है वो सांस ले रहा है तो उसकी सांस में जा रहा है। थोड़ा इस पजल को आप और क्लियर कीजिए। जी, जो एयरबॉर्न हम लोग कह रहे हैं, एयरबॉर्न का अर्थ हमें लग रहा है कि सबको ठीक से क्लियर नहीं हो पा रहा है जी। एयरबॉर्न का इसके अंदर अर्थ ये है कि जो हमारा जो इन्फेक्शन है वो एक लिक्विड ड्रॉपलेट्स के अंदर रहता है और वो हमने खांसने पे या छींकने पे ये अप टू 1 मीटर तक ही जाता है। अगर ये जो है ड्रॉपलेट्स बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे से होते हैं, जिसको हम एरोसॉल्स बोलते हैं, ये एरोसॉल्स ज़्यादातर हमारे हॉस्पिटल के अंदर ही प्रोड्यूस होता है, जो कि जैसे ओटी के अंदर अगर हम कोई चीज़ ड्रिल कर रहे हैं तो तभी ये चीज़ प्रोड्यूस होके और एनवायरनमेंट को थोड़ा सा कंटामिनेट कर सकता है। बट रूटीनली जो हवा में आपके जो वायरसेस एकदम तैर रही है और एवरीबॉडी गेट्स इन्फेक्टेड, ये थ्योरी ठीक नहीं है। जो भी इन्होंने अभी किया है उसमें जो आपने जो डिफरेंट लिटरेचर्स में जैसे भी अभी जो पब्लिश होने वाला है, हमें ये देखना है कि किस ढंग से इन्होंने सारे रिसर्च को किया है। वी हैव टू टेक दिस विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि जो है हम एग्जैक्टली ये नहीं कह रहे हैं कि इट इज़ एकदम वातावरण में पूरी तरह फैल गई एंड एवरीबॉडी गेटिंग इन्फेक्टेड विद दिस। ये तो एक लिक्विड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, जो कि कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है, जैसे प्रीवियसली भी हम लोग सार्स में, मर्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस एनकाउंटर किए हैं, उसमें भी ये देखा गया है कि जो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस ज़्यादातर अगर जो है 1 मीटर के दायरे में आता है, कोई किसी पर्सन को खांसने में, छींकने में तभी हो सकता है। अदरवाइज ऐसे जो है वातावरण में एकदम फैली हुई है, जो है एवरीबॉडी गेटिंग इन्फेक्टेड, ये थ्योरी तो अभी सही नहीं लग रहा है। जी ठीक है, एक बार फिर से डॉक्टर अग्रवाल, आपसे एक सवाल हमारा ये है कि जो इन वैज्ञानिकों ने WHO को लिखा है, इन्होंने मांग की है कि आप अपनी रिकमेंडेशंस चेंज करें, ये बात कही है। तो सवाल ये है कि एयरबॉर्न अगर ये वायरस वाकई होता है, इनके रिसर्च में अगर दम है, तो ये क्या सिफारिशें बदलवाना चाहते हैं? मतलब जो हम अभी कर रहे हैं उसमें और क्या कुछ परिवर्तन हो जाएगा, क्या नई बात होगी? कि एक हमने सबने पोल्यूशन के टाइम पे 2 चीजें सीखी थी, PM10 एंड PM2.5 जी।
तो जो PM10 है वो ड्रॉपलेट है, जो PM2.5 है वो एयरबॉर्न है। ऐसे Okay. लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। जिस पार्टिकल का साइज 2.5 से कम है वो एयरबॉर्न होते हैं, और जिसका साइज PM10 से ज्यादा है या PM10 के आसपास है वो ड्रॉपलेट होते हैं। जो बड़े कण होते हैं वो गिर जाते हैं, छोटे कण होते हैं वो थोड़ी देर तक हवा में तैरते हैं। दिस इज वन। नंबर 2 है, अगर आप एयरबॉर्न बोल रहे हो तो जो प्रिकॉशंस होती हैं वो फिर आ जाएगा। हॉस्पिटल्स के अंदर में हम वैसे ही रिकमेंड करते हैं AII रूम्स, एयरबॉर्न इन्फेक्शन कंट्रोल रूम्स, जिसमें नेगेटिव प्रेशर आइसोलेशन होता है। ये वैसे भी इसके लिए भी रिकमेंडेड है हॉस्पिटल में। घरों के अंदर में फिर ये आ जाएगा कि अगर आपके घर में एक मरीज है और वो घर के अंदर में अगर आइसोलेटेड है तो उसके अंदर में आप एयर प्यूरिफायर विद 10 एक्सचेंजेस पर आवर वो आपकी एक रिकमेंडेशन ऐड हो जाएगी कि आप रेस्टोरेंट्स में, घरों में, होटल्स के अंदर में जो आपका जो जैसे हमारी OT के अंदर में फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है उसके हिसाब से, लेकिन कोई होने वाला नहीं है क्योंकि टीबी ऑलरेडी हमारे कंट्री में फैला हुआ है जो एयरबॉर्न है, और टीबी के लिए कोई भी प्रिकॉशन जो रिकमेंडेड है वो नहीं हो रही। तो जो AII रूम्स होते हैं हॉस्पिटल्स में, और वो एक मैंडेट हो जाएंगे क्योंकि टीबी में भी हो जाने चाहिए थे और अब और मैंडेट हो जाएंगे अगर ये नई रिकमेंडेशन आती है तो। इसके अलावा दूसरा जो हमारा ये है कि 6 फीट तक फैलता है वो हट जाएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, सारे पेशेंट्स को हार्ट आइसोलेशन कर रहे हैं। कल अगर ये कंफर्म कर देते हैं कि ये पक्का एयरबॉर्न इन्फेक्शन है तो फिर आप उनको आइसोलेशन सिंगल रूम में रखना पड़ेगा, ना कि कोहार्ट आइसोलेशन में। दैट इज गोइंग टू बी द डिफरेंस इन रिकमेंडेशन। ठीक है डॉक्टर चक्रवर्ती, ये बात हम लोग हमेशा करते रहे हैं प्रिकॉशंस की, क्या क्या प्रिकॉशन लेना है। क्योंकि आज एयरबॉर्न की बात हो रही है तो जो मास्क और सोशल डिस्टेंस के अलावा एक बात कभी कभी सुनने में आती है कि आप गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी भी आपका एक बंद चैम्बर है, या फिर आप घर में AC चलाकर बैठे हैं तो वो भी एक चैम्बर है। छोड़िए इस बात को कि ये कंफर्म होता है कि नहीं एयरबॉर्न है या नहीं है, लेकिन कोरोना के संबंध में आपकी सलाह क्या होगी? किसी ऐसे बंद जगह पे AC चला के बैठना क्या वाकई वो सुरक्षित नहीं है? बंद जगह के AC चलाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम वहाँ पे है जहाँ एयर इज़ बीइंग सर्कुलेटेड, जो सेंट्रली एयर कंडीशनड है, स्पेशली इनसाइड हॉस्पिटल और इनसाइड ऑफिसेस, IT ऑफिसेस जितने भी है, जहाँ पे एयर इज़ बीइंग सर्कुलेटेड। प्रॉब्लम वहाँ पे आएगी। खाली गाड़ी के अंदर इफ़ वी कंसिडर दैट एक फैमिली बैठी हुई है, नन ऑफ देम आर इन्फेक्टेड, ऐसे में हमें नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है। जो लार्ज हाउसेस, जो आपके बिल्डिंग्स होते हैं जहाँ पे एयर इज़ बीइंग सर्कुलेटेड, वहाँ पे एक पर्सन में बी गेटिंग इन्फेक्टेड, ऐसे में चांसेस ज़रूर ज़्यादा है। इसलिए यही चीज़ हम हॉस्पिटल में भी कहते हैं, इसलिए हम लोग नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन रखते हैं जो है अब OTs वगैरह में। तो ये ज़रूरी है कि जो इस चीज़ को मेंटेन करना, बट एज ए इनसाइड ए कार डेफिनेटली नॉट। जो अभी जो सिचुएशन इसके अंदर या आपके जो टैक्सी या व्हीकल्स में आया है, अगर दैट पर्सन जो बैठ रहा है या वन ऑफ देम इज़ इन्फेक्टेड, जो ड्राइवर है, तो ऐसी सिचुएशन में हाँ डेफिनेटली देयर इज़ ए प्रॉब्लम। तो ये चीज़ हमें देखना होगा कि अगर आप सिंगल अपने पर्सनल व्हीकल में जा रहे हैं एंड नन ऑफ देम आर इन्फेक्टेड, सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम एज सच। जी, तो ये एक चीज़ थी जिस पे क्लैरिटी बहुत ज़रूरी, क्योंकि कई चीज़ें ऐसे अनकन्फर्म जो आ रही हैं वो भी काफ़ी प्रॉब्लम इसमें क्रिएट कर रही हैं। बट डॉक्टर ठक्कर, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि इतना ज़ोर, इतना तवज्जो, अगर ये प्रूव भी होता है उनके रिसर्च से कि एयरबोर्न ये है और लेवल ऑफ अलर्ट हमारा पहले से जो है उसमें बहुत कुछ खास परिवर्तन नहीं होने वाला है, तब हम इसको लेकर इतने चिंतित क्यों हैं? क्या इस रिसर्च से क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? WHO कह रहा है कि अभी तक सब्सटेंशिएट नहीं कर पाए हैं इस चीज़ को, इसलिए इसके बारे में सोचा नहीं। लेकिन अगर आप सब्सटेंशिएट कर भी पाते हैं तो क्या चेंजेस आप करेंगे? अगर ये सब्सटेंशिएट हो जाता है तो थोड़ा कंट्रोल और सख्त करना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर साहब ने पहले भी बताया कि पेशेंट्स जो डिस्टेंस पे रहते थे अभी उनको सिंगल रूम में रहना पड़ेगा, क्योंकि इस हाइपोथेसिस के हिसाब से कोई भी आदमी जिसको कोरोना हो वो छींके या खांसी करे
तो उसके रूम में, सारे रूम में ये कोरोना घूमता रहेगा और कोई भी यहाँ से गुजर जाए और वेल प्रोटेक्टेड ना हो या फिर वो 15 मिनट वो रूम में खड़े हो जाए तो उनको कोरोना की इन्फेक्शन लग सकती है। तो ये प्रिकॉशंस आपके स्ट्रिक्टर हो जाएंगे। नेगेटिव सक्शन, जो हम एग्जॉस्ट फैन लेके हवा सक कर लेते हैं, एरोप्लेन्स में भी फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि एरोप्लेन्स में भी अगर ये मालूम पड़ता है कि ये एयरबॉर्न है तो प्लेन्स जो लंबे लंबे घंटे तक चलते हैं उनको सक्शन फिल्टर्स लगाने पड़ेंगे और ये ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए कोई भी हाइपोथेसिस जो होती है, हमने तो देखा है कि ड्रग्स आते हैं, ड्रग्स जाते हैं, हाइपोथेसिस आती है, WHO आज एक कहता है, दूसरे दिन दूसरा कहता है। ये एक कॉमन सेंस के हिसाब से चेस्ट में रहता है, फेफड़े का एपिथेलियम में ये तकलीफ है वायरस की, तो हम तो उसे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ही कहेंगे। ये ड्रॉपलेट्स जैसे उन्होंने बताया वो एयरबॉर्न है ज़रूर, मगर वो इतना दूर जा नहीं सकेंगे, वो हवा में उड़ान पकड़ के और लंबा भी नहीं जाएंगे। और इसके लिए हमने पूरा प्लानिंग किया है। ये हाइपोथेसिस जब सब्सटेंशिएट हो तब देखेंगे कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी हम तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन में है और हमारे ज़्यादा से करके मरीज़ काफ़ी अच्छे भी है, एसिम्प्टोमेटिक भी है, माइल्डली सिम्प्टोमेटिक है। तो हम इम्यूनिटी आहिस्ता आहिस्ता हर्ड में फैलाने का ऑलरेडी शुरू कर दिया है जी। जब ये हाइपोथेसिस आएगी तब देखेंगे क्या करना है जी। जो तीनों लोग बैठे हैं, तीनों डॉक्टर्स हैं और बड़े ही आसानी से, बड़ी ही सलाहियत के साथ बात समझा दी कि एयरबॉर्न अगर होता भी है तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा जो हम कर रहे हैं उसमें। लेकिन आम लोग डॉक्टर्स नहीं हैं, इसलिए आम लोग हर खबर को बहुत ज़्यादा तवज्जो से देख रहे हैं, क्योंकि जीवन से जुड़ा हुआ मामला है। तो बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो ये है कि अभी इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने माना नहीं है। उसको देखेंगे कि कितना सब्सटेंशिएट कर पाते हैं वो लोग अपने रिसर्च से, तब इसको एक्सेप्ट करेंगे। तब भी जो परिवर्तन होंगे उससे आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है। जो प्रिकॉशंस आप पहले ले रहे थे वही प्रिकॉशंस आपको आगे भी लेने हैं।